नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई रामवरण सर पर। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे। उनकी एक बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों के लिए शेयर कीजिए। देखिए, आज के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनमें से आपको बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है आमाशय में, दूसरा है यकृत में, तीसरा है उदर में और चौथा है अग्नाशय में। तो देखिए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोहरा परिसंचरण किस में पाया जाता है? यानी कि डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? ऑप्शन हमारा पहला है मछली, दूसरा है मनुष्य और तीसरा है अमीबा और चौथी पर दे रखा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? देखिए, दोहरा परिसंचरण मनुष्य के अंदर पाया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि डबल जो सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण, वो पाया जाता है मनुष्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, पहले पर है आरएनए, दूसरे पर है डीएनए, तीसरे पर है एडीपी और चौथे पर है एटीपी। तो इसका राइट आंसर होगा एटीपी। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है। मनुष्य के रक्त के अंदर कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो पहले पर दे रखा है क्लोरोफिल, दूसरे पर दे रखा है हीमोग्लोबिन और तीसरे पर दे रखा है हीमोसाइनिन और चौथे पर दे रखा है जेंथोफिल। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्तरस का निर्माण। किसका निर्माण? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पहले पर है अग्नाशय में, दूसरे पर है उदर में, तीसरे पर है यकृत में और चौथे पर है अग्नाशय में। तो देखिए, पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है और इसका जमाव होता है मित्रों पित्ताशय के अंदर। किसके अंदर होता है? पित्ताशय के अंदर इसका जमाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप अपने मित्रों के लिए शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन रुधिर दाब। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन रुधिर दाब तथा अनुशीतलन रुधिर दाब क्रमशः होता है। क्रमशः बताना है, यानी कि जो पैरासिस्टोलिक रक्तदाब है और आपका जो प्रकुंचन रक्तदाब है उसके बारे में आपको बताना है। पहले पर है 140 व 100, दूसरे पर है 160 और तीसरे पर है 120 व 80 और चौथे पर है 160 व 120। तो इसका राइट आंसर होगा 120 व 180, सिर्फ 80। तो सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 120 व 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माँ के रुधिर से भ्रूण को, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम बताइए। माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम बताना है। तो इसमें पहले ऑप्शन पर है अपरा, दूसरे पर है रुधिर, तीसरे पर है उदर, ये सभी, चौथी पर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा अपरा।
अपरा, यानी कि माता और भ्रूण के मध्य की योजक कड़ी को क्या कहा जाता है दोस्तों? माता व शिशु के मध्य की योजक कड़ी को कहा जाता है अपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। किसमें? लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। पहले पर दे रखा है रेनिन, दूसरे पर है पेप्सिन, और तीसरे पर है लाइपेज, और चौथे पर है टाइलिन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। रेनिन एंजाइम शिशु में दुग्ध पाचक का काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और वसा पाचक एंजाइम लाइपेज है। वसा पाचक एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। लेकिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम होगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादपों में जाइलम का कार्य बताइए। जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं पादपों के अंदर, उनका कार्य बताना है। क्या कार्य होता है उनका? तो पहला है ऑक्सीजन का वहन, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना, जल वहन, और तीसरे पर देखा है भोजन वहन, ये सभी। तो देखिए जल से याद रख लेंगे जाइलम, जल से याद क्या रख लेंगे? जल, यानी कि जाइलम वाहिकाएं जल का वहन करती हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन परजीवी है? ये दे रखे हैं, उनमें से बताना है आपको कि कौन परजीवी है। तो पहला है कुत्ता, दूसरा है शेर, हिरण, जू। तो परजीवी है इनमें से जू, यानी कि वह जीव जो दूसरे जीव पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसकी मृत्यु नहीं करेगा, सिर्फ उससे पोषण प्राप्त करेगा, वो परजीवी कहलाएगा। तो जू है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? कौन से हार्मोन के अल्पस्राव से? इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? पहला है पीलिया, दूसरा है घेंगा, तीसरा है तपेदिक, और चौथा है मधुमेह। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह। क्या है मित्रों? मधुमेह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाएगा? पहला है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है एड्रीनलिन, और चौथा है प्रोलैक्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा एड्रीनलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसे अपन लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये आपात की स्थिति में ही मनुष्य को जूझने से बचाता है, लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जड़ों का भूमि के अंदर प्रवेश करना कौन सी किस प्रकार की गति है? जड़ों का भूमि के अंदर प्रवेश करना किस प्रकार की गति है? तो पहला है अनुवर्तनी, दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरी है अनुकुंचनी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अनुवर्तनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अनुवर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से गैसीय हार्मोन कौन सा है? गैसीय हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर होगा इथाइलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मादा पुष्पों के खिलने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो पहले पर है प्रोलैक्टिन, दूसरे पर है वैसोप्रेसिन, तीसरे पर है ऑक्सीटोसिन, और चौथे पर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी कि। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन। राइट आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन। दुग्ध स्राव करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्त्रियों में कौन से लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? स्त्रियों के अंदर कौन से लैंगिक गुणसूत्र होते हैं ये बताने हैं। तो पहले पर है XY, और दूसरे पर है X, तीसरे पर है XY, और चौथे पर है YY।
तो स्त्रियों के अंदर जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो तो XX होते हैं। कौन से होते हैं? XX। ठीक है, स्त्रियों में जो लैंगिक गुणसूत्र होंगे वो होंगे XX। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनुवांशिक पदार्थ है, इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है वो आपको बताना है। RNA, GDP, DNA, ये सभी। तो आनुवांशिक पदार्थ होता है DNA, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपार्जित लक्षण सिद्धांत किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम बताना है कि उपार्जित लक्षण सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए पे दे रखा है डी ब्रीज, बी पे दे रखा है डार्विन, सी पर दे रखा है बेटसन और डी पर दे रखा है लेमार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेमार्क ने उपार्जित लक्षण सिद्धांत दिया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हेरेडिटी यानी कि वंशागति, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण वंशागति कहलाता है। तो ये इंग्लिश वर्ड है। हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बेटसन, बी मेंडल, सी स्पेंसर और डी शेरमेक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन्स कहाँ स्थित होते हैं, यानी कि जो जीन होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो आमाशय में, DNA में, गुणसूत्रों पर, शरीर में। तो देखिए जीन स्थित होते हैं गुणसूत्रों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और गुणसूत्रों पर भी रैखिक क्रम में स्थित होते हैं। जीन नाम दिया था जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। और जीन कहते हैं वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे जीन कहा जाता है। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बी पर दे रखा है 3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड और सी पर दे रखा है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड और डी पर दे रखा है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी इसकी, ये बताना है आपको। फॉर्मूला आपको पता ही होगा मित्रों, लगा देना है F = R/2। तो जब इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे, तो जब 2 का भाग लगाएंगे 30 के अंदर, तो इसका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला है। बीच में से कैसा है? मोटा है और किनारों से पतला है। तो वो कौन सा लेंस होगा? अवतल, या फिर उसे प्रिज्म कहा जाएगा, या उत्तल कहा जाएगा, या दर्पण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटर वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। जो मोटर वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, क्या होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण के अंदर किरण आरेख बनाना है। और मित्रों आपके लिए 10 चैप्टर में से एक किरण आरेख जरूर आएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है इसमें एफ पर, शीशे पर, अनंत पर, सी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सी पर ही बनता है। और आकार की बात की जाती है तो बिंब के समान साइज पर ही बनता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक है
आवेश की जो एसआई यूनिट है वो बतानी है एम्पियर, वाट, किलोवाट, और चौथे पर दे रखा है कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल्ब में गैस भरने से उसके तंतु की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है? बल्ब में जो गैस भरी जाती है तो उसकी तंतु की आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है समान रहती है, दूसरा दे रखा है वृद्धि होगी, तीसरा दे रखा है घट जाती है, और चौथे पर है ये सभी। तो देखिए उसके अंदर जब गैस भरी जाएगी तो उसकी आयु में होगी वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा ये बताना है आपको। तो पहले ऑप्शन पर है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, दूसरा है 2.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, तीसरा है 3.6 इंटू 10 की घात 6 कूलाम, और चौथे पर दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीज मिश्र धातु है, किसकी मतलब मिश्र धातु है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर व निकल की, बी है निकल व लोहे की, और सी है जिंक व क्रोमियम की, और डी है लोह व क्रोमियम की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर व निकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, किसका? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए पहले पर है 0, दूसरे पर है अनंत, और तीसरे पर है समान, और चौथे पर है कोई नहीं। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। कैसा होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? पहले पर है वाट, और दूसरे पर है शक्ति, और तीसरे पर है किलोवाट घंटा, और चौथे पर है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। शक्ति का मात्रक ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में दान किया जाता है? जो मानव नेत्र होता है उसका कौन सा भाग नेत्रदान में दान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, बी पे है रेटिना, सी पर है पुतली, ये सभी। तो देखिए जो मानव नेत्र का दान करने वाला, नेत्रदान करने वाला भाग होता है वो कॉर्निया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, तारों की टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? जो तारे टिमटिमाते हैं उनका टिमटिमाने का मुख्य कारण बताना है। पहले पर है वायुमंडलीय अपवर्तन, दूसरे पर है वायुमंडलीय परावर्तन, प्रकीर्णन, और चौथे पर दे रखा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए समतल अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटों के अंदर किया जाता है? यानी कि किसी मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी में से नेत्रों को दान के लिए कितने घंटों के अंदर निकाल सकते हैं, काम में ले सकते हैं? तो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए पर 2 से 3 घंटे, बी पर दे रखा है 4 से 10 घंटे, और सी पर दे रखा है 1 घंटे, और डी पर दे रखा है 4 से 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 से 6 घंटों के मध्य अगर आपने बॉडी में से नेत्रों को निकाल लिया तो वो किसी दूसरे के शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भ्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है।
ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है तो पहले पर है CaCl2, दूसरे पर है NaCO3 और तीसरे पर है CaSO4.1/2H2O और चौथे पर दे रखा है CaSO4.2H2O। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और दूसरे पर दे रखा है बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके बाद में दे रखा है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का और इसके बाद में दे रखा है जिप्सम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ती है? नम वायु के अंदर तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ती है? ऑप्शन नंबर पहला भूरी, दूसरा है काली, तीसरा है लाल और चौथा है हरी। तो तांबे पर नम वायु में चढ़ती है हरी परत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 38वां है और ये क्वेश्चन है हमारा दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इसमें अभिक्रिया कौन सी होगी, कौन सी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन, बी है वियोजन, सी है द्विविस्थापन और डी है विस्थापन। तो देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे तो उस अभिक्रिया को कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया भी कह देंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है ये बताना है आपको। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है शर्करा और चौथा है ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के टूटने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलू में होता है, यानी कि आलू में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शर्करा, बी ग्लूकोज, सी कार्बोहाइड्रेट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। आलू, चावल और ब्रेड में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए है 18, बी है 7 और सी है 14 और डी है 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए रखा है मेंडेलीफ, दूसरा है न्यूलैंड्स और तीसरा है डॉबेराइनर और चौथा है मोजले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉबेराइनर नामक वैज्ञानिकों ने ये त्रिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने तत्वों को 3-3 के क्रम में रखा था, इसलिए इसे त्रिक नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन उत्पादक है? पहला है कवक, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है हरे पौधे और चौथा है ये सभी। तो राइट आंसर होगा हरे पौधे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है इनमें से? तो पहला है DDT, दूसरा है O2, तीसरा है CO2 और चौथे पर दे रखा है CFC। तो इसका राइट आंसर होगा CFC, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी एक सही आहार श्रृंखला है? जो आहार श्रृंखला है वो इनमें से कौन सी सही है वो आपको बताना है। पहला है घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, दूसरा है घास, मेंढक, बाज, सर्प, तीसरा है पादप, हिरन, गाय, बाज और चौथा है घास, चिड़िया, हिरन, बाज। तो देखिए पहले से अगर बात करें तो घास को टिड्डा खा जाता है, यानी कि देखा होगा आपने टिड्डा हरी जो फसलें होती हैं उन्हें खा जाता है, और टिड्डी को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सर्प कहा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है। ये एक सही आहार श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी बांध बना है, टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है ये बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी पर, दूसरा है चंबल नदी पर, तीसरा है गंगा नदी पर
और चौथा है सोम नदी पर। तो राइट आंसर होगा गंगा नदी। राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जल संग्रहण की पुरानी पद्धति है, यानी कि जो भारत देश है उसके अंदर जल संग्रहण की जो पुरानी पद्धति है वो कौन सी है, आपको बताना है इसमें से। तो देखिए इसके अंदर एक तो पहले ऑप्शन पर दे रखा है आहार व पाइन, दूसरे पर दे रखा है खादिन व कुलह, और तीसरे पर दे रखा है बंदारस एवं ताल, और इसके बाद में चौथे पर दे रखा है उपयुक्त सभी। तो देखिए ये इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सब जल संग्रहण की पुरानी पद्धति है। आपको पता होगा राजस्थान के अंदर खादिन और बड़े पात्र और नाड़ी, महाराष्ट्र के अंदर बंदारस और ताल, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंदिश, बिहार में आहार तथा पाइन होते हैं, और हिमाचल प्रदेश में कुलह, जम्मू कश्मीर के कांदी क्षेत्र में तालाब, और तमिलनाडु में एरिस, और केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा। ये सब जल संग्रहण की पुरानी पद्धति हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांध में एकत्रित हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध के अंदर पानी एकत्रित होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक ऊर्जा, और चौथा है सौर ऊर्जा। तो देखिए जल अगर ठहरा हुआ है तो वहाँ ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर चल रहा होता, बह रहा होता, तो उसका आंसर होता गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति कर रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम व्यापारिक सौर सेल कब बनाया गया? प्रथम व्यापारिक सौर सेल कब बनाया गया था, बताना है। ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है 1954, बी पर है 1955, और सी पर है 1950, और डी पर है 1960। तो इसका राइट आंसर होगा 1954। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रथम व्यापारिक सौर सेल बनाया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पर दे रखा है शक्ति, और बी पर दे रखा है ऊर्जा, और सी पर दे रखा है कार्य, और डी पर दे रखा है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मित्रों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। आप इसका आंसर मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।